नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। गृह युद्ध से डरे पाकिस्तान की गीदड़ भभकी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के ताबड़तोड़ एक्शन से पाकिस्तान में खलबली, लेकिन पाकिस्तान के रेल मंत्री ने दी परमाणु युद्ध की धमकी। तो पाकिस्तान के ही कई पूर्व डिप्लोमेट्स ने इसे पाकिस्तान की हताशा बताया और कहा कि भारत से सीखिए, वो चुपचाप किसी बड़ी तैयारी में है। तो क्या है इसके मायने, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, समझेंगे और जिस तरह से पाकिस्तान में एक हताशा का माहौल है वो भी आपको दिखाएंगे और बताएंगे। वहीं अपने देश में ही आतंकी हमले पर ओछी सियासत भी हो रही है। विपक्ष के कई नेताओं के अनर्गल बयान सामने आए हैं और पाकिस्तान और वहां की मीडिया इन्हीं बयानों को अपने देश के कुकृत्यों के बचाव का हथियार बना रही है। तो क्या सरकार और बीजेपी का विरोध करते करते देश विरोध में भी कहीं हिचकिचा नहीं रहे हमारे नेता, और या ये बिल्कुल सचमुच ही पाकिस्तान परस्त और देश विरोधी हैं? होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने से उनके आवास पर मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पहलगाम आतंकी हमले के बाद इस मुलाकात को कई मायनों में माना जा रहा है बेहद अहम। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पहलगाम आतंकी हमले में 26 पर्यटकों के नरसंहार पर प्रस्ताव पेश। सभी दलों ने केंद्र सरकार के एक कदम का किया पूर्ण समर्थन। आतंकवादी घटना को कश्मीरियत के चरित्र पर बताया हमला। पहलगाम हमले को लेकर विपक्ष के कई नेताओं के अनर्गल बयान अब भी जारी। कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने कहा, पाकिस्तान के साथ युद्ध की जरूरत नहीं। पाकिस्तानी मीडिया में भारतीय नेताओं के बयानों को बनाया गया हथियार। देश विरोधी सुर के लिए बीजेपी ने कांग्रेस पर बोला हमला। डॉन न्यूज, समा टीवी, जियो न्यूज समेत 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर प्रतिबंध। भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ, झूठे और भ्रामक बयान प्रसारित करने पर की गई ये कार्रवाई। और भारत और फ्रांस के बीच आज होगी अहम डिफेंस डील। 63,000 करोड़ रुपए में भारत खरीदेगा 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमान। नौसेना को मिलेगी मजबूती। तो सबसे पहले बात करेंगे गृह युद्ध से डरे पाकिस्तान की गीदड़ भभकी और उसकी जो सियासत हो रही है, इस पर भी बात होगी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के ताबड़तोड़ एक्शन से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। न्यूक्लियर बम की धमकी देने वाले विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि हम भारत से युद्ध नहीं चाहते। कश्मीर को गले की नस बताकर हिंदुओं के खिलाफ नफरती सोच जाहिर करने वाले कठमुल्ला जनरल मुनीर ने अब पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से भी मौजूदा पीएम शहबाज को सावधान किया है। नवाज शरीफ ने अपने सरकार को सलाह दी है कि तनाव कम करने की कोशिश करें, अनर्गल बयानबाजी के बजाय कूटनीतिक तरीके से तनाव कम करने की दिशा में आगे बढ़ें। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को कारगिल जंग का तीखा अनुभव है। जनरल मुशर्रफ ने बिना हुकूमत को बताए मुल्क पर युद्ध थोप दिया था, तो क्या यही काम जनरल मुनीर ने भी नहीं किया है? पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बास प्रेस कॉन्फ्रेंस करके परमाणु बम की धमकी देता है। उसने कहा कि हमारी सभी मिसाइलों का रुख भारत की तरफ है। पाकिस्तान के कई पूर्व डिप्लोमेट्स इसे पाकिस्तान की हताशा मानते हैं। मंत्रियों के इस गीदड़ भभकी से उन लोगों ने बाज आने को कहा है अपने मंत्रियों से, और कहा कि भारत से सीखिए, वो चुपचाप किसी बड़ी तैयारी में लगा हुआ है। पाकिस्तान में लोग ये मानने लगे हैं कि भारत का इंडस वाटर ट्रीटी पर कड़ा फैसला बिना जंग लड़े पाकिस्तान की कमर तोड़ सकता है। भारत के कड़े फैसले में सबसे ज्यादा चोट पाकिस्तान को इंडस वाटर ट्रीटी होल्ड करने से लगी है। आधिकारिक रूप से भारत सरकार ने पाकिस्तान की हुकूमत को इसकी सूचना भी दे दी है। बिलावल भुट्टो जब कहते हैं कि सिंधु दरिया में या तो पानी बहेगा या उनका खून, तो पाकिस्तान का उन्माद इस पूरे विषय पर समझा जा सकता है।
इस बार भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि खून और पानी कम से कम साथ नहीं बहेंगे। पाकिस्तान के मौलाना फौजी जनरल असीम मुनीर को गले की नस की चिंता ने पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों की लाइफलाइन पर सवाल खड़ा कर दिया है। अगर पाकिस्तान में गृह युद्ध की स्थिति बनती है तो इसकी जिम्मेदारी जनरल मुनीर की होगी। गृह युद्ध से सहमा पाकिस्तान ने सिंधु नदी पर बने केलिस्तान कैनाल प्रोजेक्ट को रोक दिया है। जनरल मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इसका उद्घाटन करने वाले थे, लेकिन सिंध प्रांत में शुरू हुए भारी विरोध के कारण उन्हें इसे रोकना पड़ा है। भारत के जल प्रहार ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। सिंध प्रांत के लोग किसी भी सूरत में सिंध दरिया का पानी पंजाब को नहीं देने पर आंदोलित हैं। पाकिस्तान के लोग इस बात से परेशान हैं कि गर्मियों के महीने में पानी की किल्लत के बीच जीवन जीना मुश्किल हो जाएगा। खेतीबाड़ी की कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। इंडस वाटर ट्रीटी को होल्ड करने का नतीजा यह होगा कि पाकिस्तान 17 लाख एकड़ जमीन को वहां की 17 लाख एकड़ जमीन को पानी मिलना बंद हो जाएगा। तो क्या हाल होंगे, इस बात को आसानी से समझा जा सकता है। जाहिर है रोटी रोटी को तरसते पाकिस्तान में मुल्क के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती होगी। इतने वर्षों के बाद पाकिस्तान के लोगों को ये समझ में आने लगा है कि भारत की उदारता का गलत फायदा उठाया गया। सबसे बड़ा मसला डेटा शेयरिंग का है। पंजाब सिंध में भारत से गुजरने वाली 6 नदियों का डेटा पाकिस्तान को उपलब्ध कराता था। बरसात के दिनों में बाढ़ की आशंका से भारत ही पाकिस्तान को अवगत कराता था। सारे डेटा शेयर किए जाते थे, लेकिन अब ये सेवाएं नहीं होंगी। जीडीपी की बात करें तो पाकिस्तान में केवल कृषि का योगदान 24% है। जिस देश के 62% जीडीपी कर्ज के सूद में जाता हो, वहां इंडस वाटर ट्रीटी के महत्व को समझा जा सकता है। यही वजह है कि भारत में पिछले वर्षों में जब भी कभी इंडस वाटर ट्रीटी की समीक्षा की बात होती थी तो पाकिस्तान की ओर से परमाणु युद्ध की आशंका जताई जाती। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दुनिया में सबसे बड़े उदार समझौते के रूप में इंडस वाटर ट्रीटी को माना जाता है। नेहरू जी इसे शांति के लिए गुडविल जेस्चर कहा करते थे, लेकिन इसके बदले भारत को बेगुनाहों का खून बहा 3 युद्ध लड़े गए। उदारता के बदले अगर भारत को आतंक और मासूमों की हत्या मिले तो फिर ऐसे समझौतों को अपमान की नजर से ही देखा जाएगा। तो जाहिर है आज इंडस वाटर जो समझौता रहा है, सिंधु नदी का जल जो समझौता रहा है, उस पर भी प्रश्न उठाए जा रहे हैं कि आखिर यह समझौता करने की जरूरत ही क्या थी। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी से हमें कोई फायदा नहीं था। डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड ब्रिगेडियर अनिल ने भी तमाम सारी बातें कही हैं, लेकिन शुरुआत में हम बात करेंगे सीएम उमर अब्दुल्ला की कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। अब ये इंडस वाटर ट्रीटी पहले ही हमें जम्मू कश्मीर को बहुत भारी पड़ा है। अब अगर इससे जम्मू कश्मीर का फायदा होगा, जम्मू कश्मीर की बेहतरी होगी, तो मैं सबसे पहले वो हूंगा जो कहेगा कि अच्छी बात है। और डिफेंस एक्सपर्ट जिसकी बात हम कर रहे थे, रिटायर्ड ब्रिगेडियर अनिल ने पहलगाम हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पाकिस्तान को इसका करारा जवाब मिलेगा। This should have been done long back. In fact, after the 2 wars of 65 and 71, I think we should have taken this action. But we have not. It's high time. It's better late than never. IWT was a treaty which was totally against India. It was an appeasement of Pakistan by Nehru at that time, and maybe under the pressure of World Bank, whatever it may be. But it was totally unfavorable to India and particularly Jammu and Kashmir. Now that the treaty has been suspended, I am sure Pakistan will understand the consequences of it, and Pakistan will have to stop terrorism in India. तो भारत की ओर से बार बार यह दृढ़ संकल्प जताया जा रहा है कि पाकिस्तान को आतंकवाद बंद करना ही होगा, लेकिन भारत को गीदड़ भभकी देने वाले पाकिस्तान के नेताओं के अब सुर बदलने लगे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान न तो संघर्ष चाहता है और न ही वो परमाणु ऊर्जा के उपयोग पर विचार कर रहा है।
मैं इसमें स्पेकुलेट करके इस सिचुएशन में कोई ऐसी चीज जो है इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहता जो जो इस मेरे कमेंट की वजह से कोई जो है सिचुएशन में कोई ऐसी चीज इंट्रोड्यूस हो जो नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं मुहतात रह के कमेंट कर रहा हूँ। जो इंडियन मीडिया जो कह रहा है या वो जो भी सोच रहे हैं फिलहाल तो कह रहे हैं और सोच रहे हैं। लेट्स होप के कोई इस किस्म का गैर जिम्मेदाराना जो है वो कदम ना उठाएं। और इस पूरी खबर पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल संजय सोई जो कि रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जनरल संजय, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा जुड़े हुए हैं। विनोद जी, सबसे पहले इसके अगर हम पॉलिटिकल पार्ट पर आपसे संज्ञान लेना चाहें और समझना चाहें अपने दर्शकों के सुलभ संज्ञान के लिए कि किस तरह से पाकिस्तान में ये जो पूरा रवैया है वो आए दिन बदल रहा है, पहले गिदड़ भभकी, फिर सुर में नरमी, फिर कभी तेजी, ये किस तरह से देखते हैं इसको आप? लेकिन जैसा कि आप पाकिस्तान के डेवलपमेंट को देखें, करीब से देखने वाले लोग समझ रहे होंगे कि इंडस वाटर ट्रीटी के भारत के जस्ट एक होल्ड करने के पॉज बटन दबाने का असर ये हुआ है कि पहली कैजुअलिटी उसकी कहूटा का जो एक मल्टीलेटरल उसका ये बना था, प्रोजेक्ट था, जो सिंधु नदी के पानी को उसको पंजाब में ले जाना था, उसके योजना को उसने रोक दिया है। कहा जा रहा था कि इसका जो है बहुत ऐसा लग रहा था कि इस पे नवाज शरीफ के भाई, छोटे भाई जो प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, वो खुद जाएंगे और उसके साथ में मुनीर, जो जनरल मुनीर है जिसको आप कठमुल्ला मुनीर कह रहे थे, वो कठमुल्ला मुनीर भी शामिल होंगे। लेकिन आप ये देखिए कि सिंध प्रांत के लोगों ने जब इसके खिलाफ में अपना विरोध प्रदर्शन तेज किया तो आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान को ये रोकना पड़ा और इस चीज़ को अभी टालना पड़ा। तो इसकी आप एक पहली कैजुअलिटी मान सकते हैं कि जैसे ही बटन पॉज का भारत ने इस सिंधु ये वाटर ट्रीटी का इसने दबाया, इंडस वाटर ट्रीटी का, और उसकी पहली कैजुअलिटी ये कहूटा का ये करोड़ों का जो उनका अरबों का प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को उनको होल्ड पे लाना पड़ा, क्योंकि ये सीधे सीधे एक गृह युद्ध की जो संभावना लोग बता रहे थे उसकी बनते हुए दिख रहा है। पाकिस्तान के लोगों में ये अंदेशा तो सामने में आने लगा है, दिखने लगा है कि अगर भारत ने ये सबसे बड़े उदार, जिसको आप कहते थे अपनी रिपोर्ट में कह रहे थे समझौते का, अगर इसने भारत ने रीथिंक किया तो ये पाकिस्तान की जो लाइफलाइन है इंडस वाटर ट्रीटी का बंद होने से उसके कम से कम आप सोचिए कि उसके 25 करोड़ की जो जनता है, वो आबादी है जिसमें मैक्सिमम लोग अभी भी कृषि पे निर्भर है, उनका क्या हाल होगा। तो ये जनरल मुनीर जो है, क्या ये सचमुच में पाकिस्तान को फंसा दिया है? यही बात शहबाज शरीफ को, कम से कम ये बात उनको नवाज शरीफ ने बताया है। जिस बात की अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे उसमें नवाज शरीफ ने एक तरह से हिदायत दी है शहबाज शरीफ को कि तुम्हारे मंत्री और तुम लोग जो ये बड़ी बड़ी बातें करते हो, कम से कम अभी कूल डाउन की तरफ बढ़ो आगे। तो वो एक कूटनीतिक प्रयास की अगर पाकिस्तान ये दिख रहा है तो ये आप पक्की मानिए कि ये जो हर बार ये धमकी दिया जाता था पाकिस्तान की ओर से, जैसे ही कोई भारत में बड़े हमले हुए और जैसे इंडस वाटर ट्रीटी की यहाँ बात हुई, तो पाकिस्तान की तरफ से पिछले 40 साल से पहली धमकी यही आता था कि हम परमाणु बम का भी इस्तेमाल कर सकते थे। यह मौका कई बार भारत के साथ सामने में था कि भारत जब जब भी इस बड़े हमले का कोई तुरंत एक डिप्लोमेटिक कोई पॉज दिखाए उनको, तो उस समय में पाकिस्तान की तरफ से बयान आता था। आज पाकिस्तान के सुर बदल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसका बड़ा इम्पैक्ट अभी आपको देखने को मिलेगा। जी जनरल सोई, अगर हम डिफेंस डायनामिक्स की बात करें और जो वाटर ट्रीटी है उसका जो इम्पैक्ट है वो निश्चित तौर पर अलग है, लेकिन आपने देखा कि जो वहाँ के चाहे वो नेता हो या जो आर्म्ड फोर्सेस के लोग हों, वो जिस तरह के एक बयान दे रहे हैं, आपको लगता है कि ये परमाणु युद्ध की गीदड़ भभकी देना किस तरह से, अगर हम इस पूरे मसले को अगर हम डिफेंस के डायनेमिक्स इसमें समझना चाहें आपसे, कैसे समझाएंगे इसको? देखिए निखिल जी, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल घबराया हुआ है, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या होगा। मैं छोटा सा एक पीछे जाता हूँ जरा। जब उड़ी हुआ था तो पाकिस्तान ने सोचा था मैच रोकेंगे, बुराई करेंगे, निंदा करेंगे, तब हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। फिर पुलवामा हुआ, उन्होंने सोचा मैक्सिमम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। हमने पहली बार
सीमा के पार जाके एयर स्ट्राइक करते। अब की उनको कई मैंने सुना है कि नेता ये भी कह रहे हैं कि मोदी क्या करेगा इस बार, मोदी क्या करेगा, हमें समझ में नहीं आ रहा। जी तो उधर से जो हमने छोटे एक्शन लिए, डिप्लोमेटिक एक्शन ही लिए थे, जिसमें एक खास एक्शन ये रहा इंडस वाटर ट्रीटी वाला, कितनी खलबली मच की देखिए। जी हर आदमी, चाहे उनके विदेश मंत्री हो, रेल मंत्री, जैसे भी आप बता रहे थे, वो सीधा ही खून खराबे की बात, हमले की बात और न्यूक्लियर बम की बात कर। जी आज जिस प्रकार से माहौल है, देखिए सेना की तो उनकी तैयारी ज्यादा नहीं है जिस प्रकार से भारत की सेना है और पाकिस्तान की सेना का अगर कंपैरिजन किया जाए, भारत का डिफेंस बजट 10 गुना है। भारत की जो थल सेना, वायु सेना, नौसेना, हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन्स हैं, अरिहंत और अरिघात तीसरी ऑलमोस्ट तैयार है, रफेल हमारे पास हैं, सुखोई हैं। पाकिस्तान के पास अभी पुराने चाइना के कुछ J-17 वगैरह हैं जो किसी मुकाबले में नहीं आएंगे। तो ये सब देखते हुए पाकिस्तान, साथ साथ जो उनके अंदर की खलबली है, जैसे भी आप कह रहे हैं गृह युद्ध चल ही रहा है। बलूचिस्तान उनके काबू में नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा उनके काबू में नहीं है, पीओके में आए दिन बवाल होता रहता है। तो गृह युद्ध की माहौल तो पहले ही है। तो यहाँ पर आसिम मुनीर ने, मुझे ये भी लगता है कि ये डाइवर्ट करने के लिए अटेंशन कि फौज कितनी बेइज्जती हो रही है, थू थू हो रही है हर जगह। पहले भी जब इमरान हुआ था, कोर कमांडर के घर में घुस गए थे, उसको डाइवर्ट करने के लिए कश्मीर का मुद्दा उठा लेते, जो नई बात नहीं है। हर बार जब भी कुछ ऐसी बात होती है, कश्मीर का मुद्दा उठा लिया जाता है। और शायद यहाँ नवाज शरीफ ने अपने अनुभव से बताया कि किस प्रकार मुशर्रफ ने किया था, उनको पता भी नहीं चला और ऐसे अटैक करके उनको फंसा दिया था। यही बात अभी आसिम मुनीर भी करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस प्रकार से वो आगे ले गए, जिस प्रकार से फौज का मोबिलाइजेशन किया गया है, जिस प्रकार से वहां की फौज की हड़कंप है, तो वहां पर शायद नवाज शरीफ ने यही बताया अभी। जनरल सोई, एक बात और ध्यान, आपकी बात से एक बात और समझना चाहेंगे कि क्या ऐसा लगता है कि पहली बार पाकिस्तान की जनता के सामने फौज भी एक्सपोज हो रही है वहां की? बिल्कुल। देखिए जी, फौज का तो ये है कि इज्जत बिल्कुल मिट्टी में मिली हुई है। एक जमाना था 10-12 साल पहले, फौज की शान माने जाते हैं, हमारी फौज, ये तमगे, यूनिफॉर्म, जनता में बड़ी इज्जत थी। तो देखिए, जब इमरान खान को जेल में डाला, किस प्रकार से कोर कमांडर के घर घुस के फ्रिज से निकाल के खाना खाया, फौज के हेड को कभी सुना नहीं था। फौज का खौफ ही हट गया। वहां पे उनके एमपीज बोलते हैं कि बलूचिस्तान में कितने इलाके ऐसे जहां फौज खाली कर गई है पोस्ट, आए दिन उनकी फौज की पोस्टों पे हमले होते हैं कि टीपीपी काबू में नहीं आ पा रहा, आए दिन उनके ऊपर हमले होते हैं। तो एक इज्जत मिल गई और लोग जानते हैं कि फौजी क्या कर रहे हैं। इनके पूरी करप्ट फौज है। अभी जब पानी का मसला भी है ना, कई बार तो ये भी सुनने में आया मुझे, क्योंकि इन फौजियों की जमीनें, पॉलिटिशियन की जमीनें पंजाब में हैं और पानी आना रुक जाएगा तो उनका तो ज्यादातर खेती और ये इनकम कम हो जाएगी और इनका इनकम के सोर्स खत्म हो जाएंगे, इसी करके वो ज्यादा हल्ला कर रहे हैं। तो करप्शन है, बच्चे इनके बाहर पढ़ रहे हैं। अभी कह रहे आसिम मुनीर ने अपनी फैमिली को बाहर भेजा, कई हैं, अभी उसका कोई कंफर्म नहीं है। लेकिन इज्जत जो है पहले जबरदस्त होती थी, वो आज की तारीख में वहां की जनता के दिल में जीरो है। मैं कभी भी विदेश जाता हूँ निखिल जी, तो वहां के लोग कहते हैं, जनाब हमारे देश का बेड़ा गर्क किया हमारे नेताओं ने और हमारे फौजी अफसरान ने। जी क्या कहते हैं। जी तो बिल्कुल, ये बात हकीकत है, और जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। जी निखिल जी विनोद मिश्रा जी, एक चीज और समझना चाहेंगे कि ये जो पूरा एक्शन है या जो भी सारी बातचीत चल रही है और जिस तरह से ये बार बार सुर बदलते रहे हैं पाकिस्तान के नेताओं के, आपको लगता है कि ये सरकार और सेना के मनोबल पर असर पड़ा है, नेताओं के भी और अफसरान के भी? निखिल, मैं अभी संजय जी जो कह रहे थे बहुत वैलिड आपको इन्होंने इनपुट दिया है कि एक्चुअली क्या है कि जनरल मुनीर के साथ में प्रॉब्लम ये है कि उसने इतने दिनों से इमरान खान को जेल में बंद रखा है। और आप ये देखिए कि पूरे पाकिस्तान में अगर एक कोई पॉपुलर लीडर के रूप में है तो इमरान खान है। ये तो जस्ट एक पपेट है, शहबाज शरीफ को आर्मी ने बैठाया हुआ है वहाँ पे। तो अगर इमरान खान को जेल में बंद करने का एक तरह से इसके अपने स्टेक पे है जनरल मुनीर की। अब बलूचिस्तान की ये हालत आप देखिए, पख्तूनख्वा में आप देखिए कि पूरे सारे गृह युद्ध की स्थिति जो बनी हुई है,
उसमें इसके लिए एक सर्वाइवल का एक सबसे बड़ा था जो कश्मीर में इस तरह का स्ट्राइक किया। उससे पहले उसने जो बयान दिया था कि हिंदू और मुसलमान दो अलग कल्चर है, दो अलग फिरके हैं, हम एक साथ रह नहीं सकते। और अगले दिन 3 दिन के बाद आपने देखा कि कैसे हिंदुओं का नाम पूछ के उनको मारा गया था। तो वो ये एक तरह से प्लान्ड था उसका, और उसका एक रिएक्शन आपने देखा पूरे भारत में जिस तरह का रिएक्शन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी संजय जी बता रहे थे कि शहबाज शरीफ इस आर्मी के कैरेक्टर को जानते हैं। शहबाज शरीफ एक तरह से शहबाज शरीफ को नवाज शरीफ इस बात के लिए बता रहे हैं कि मुशर्रफ ने इसी तरह का करगिल में साजिश की थी और पूरे के पूरे पाकिस्तान को एक बार उसने एक मुहाने पे खड़ा कर दिया था। ये फिर उससे बदतर हालत में जो पाकिस्तान है उस हालत में पहुंचा दिया है। लेकिन अब वहां जो एक तरह से माहौल बनाया जा रहा है उसको लग रहा है कि उस दौर में और इस दौर में बहुत अंतर है। ये नरेंद्र मोदी का दौर है और इस दौर में जब नरेंद्र मोदी इतने बड़े फैसले ले सकते हैं तो वो इस बात के लिए चुप नहीं रहेंगे जो अब तक कंटेम्पररी में जितने भी शासन में इस तरह के बड़े हमले हुए, इससे भी घातक हमले हुए। पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, कश्मीर असेंबली पे अटैक हुआ, कई निर्दोष लोगों की जाने गई, चित्तीपुरा सिंह से लेके एक सीरीज में आप देखिए। लेकिन हर बार जब आप कहते थे इंडस वाटर ट्रीटी पे बात हम करते थे तो जैसा कि अभी हमने सुना, नजीम सेठी वहां के बड़े पत्रकार हैं और वो कह रहे थे कि ये पागल कौम है, ये पागल लोग हैं, ये कभी भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट परमाणु बम के कर सकते हैं, ये खतरा ज्यादा है। तो वो आज भी ये पाकिस्तान के पूरी एस्टेब्लिशमेंट पूरी जोर लगा रहा है इस बात पर दुनिया को बताने के लिए कि हमारे पास परमाणु बम है। लेकिन शायद उसको यह पता नहीं है कि शायद ये उधार जो उसको मिला था पिछले 60 साल से इंडस वाटर ट्रीटी का, भारत इस पर रीथिंक करना सोच लिया है और आगे बढ़ गया है। इससे भारत अब कम से कम पीछे होने वाला नहीं है। जी जनरल सोई, मैं समय समाप्त हो चुका है। हमारे प्रोड्यूसर गौरव बार बार कह रहे हैं कि अब अगली स्टोरी पर बढ़ा जाए, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ बहुत संक्षेप में। हमारी सेनाओं ने और जो पूरा सिस्टम है उसने एक मनोवैज्ञानिक बढ़त पाकिस्तान के खिलाफ कम से कम अभी तक बना ली है। कैसे इसको बताएंगे? बिल्कुल, 2 बातें क्विकली बताऊंगा जैसे आपने टाइम बताया। मनोवैज्ञानिक बढ़त तो ऐसी कि वहां पे हड़कंप मचा हुआ है, पूरी सोच उनके बयान ही उल्टे सीधे आ रहे हैं। कोई कह रहा है मैं टेररिस्ट 20 साल से पाल रहे हैं, कोई कह रहा है न्यूक्लियर बम कर देंगे, कोई बोल रहा है कि गालियां दे रहे हैं आसिम मुनीर को। और एक बात जो विनोद जी कह रहे थे उस चीज को मैं हल्का आगे बढ़ाना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है वो कि आज जो न्यूक्लियर पावर की हर आदमी गिदड़ भक्ति देता है, आज वहां की सोच है कि आसिम मुनीर की सोच एक आतंकवादी सोच है। वहां पे लीडरशिप स्टेबल नहीं है, पॉलिटिकल लीडरशिप स्टेबल नहीं है। ऐसे में दुनिया को संज्ञान लेना पड़ेगा इस चीज का कि ये गलत हाथों में जा रहे हैं, हथियार गलत हाथों में पड़े हुए हैं, इसका मिसयूज हो सकता है, गलत हाथों में जा सकते हैं, आतंकवादी हाथों में पड़ सकते हैं। इसी करके इनको समय रहते ही प्रियम्प्ट करके न्यूट्रलाइज किया जाए। और आज इजराइल, अमेरिका सब इस चीज में भारत के साथ खड़े होंगे क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस तरह का धर्म के नाम पर मिसयूज करे। धर्म के नाम पे मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन धर्म के नाम पर मिसयूज करे, आतंकवादी सोच आज वहां पर जिस प्रकार की हो गई है। तो वो हड़कंप है, हर बार न्यूक्लियर का वो ले आते, यही कारण है कि आज उनके दिल में खौफ बैठा हुआ है। जी निश्चित तौर पर तो एक मनोवैज्ञानिक बढ़त हमने बनाई है। जनरल सोई भी इस बात को कह रहे हैं और जो गिदड़ भपकी दरअसल पाकिस्तान देता रहा है अब वो कहीं ना कहीं बैकफायर कर रहा है, क्योंकि उन्हीं के यहाँ के जो बुद्धिजीवी हैं, जो दूसरे लोग हैं, वो कह रहे हैं कि कम से कम चुप होकर बैठिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए मेजर जनरल संजय सोई, बहुत शुक्रिया आपका। विनोद मिश्रा जी आपका भी शुक्रिया। हम आपको दोबारा इस दूसरी जो खबरें हैं उन पर चर्चा के लिए जोड़ेंगे, लेकिन यहाँ दर्शकों रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तब चर्चा करेंगे कि आखिर किस तरह से जो आतंकी हमले पर ओछी सियासत इस देश में हो रही है उसको कैसे देखा जाए। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात होगी आतंकी हमले पर ओछी सियासत की। पहलगाम हमले में 26 लोगों की जान चली गई।
यह हमला देश की संप्रभुता पर चोट और जख्म देने वाला था, लेकिन जिन्हें सियासत करनी है वे इसमें अनर्गल बयानबाजी भी करने में जुटे हुए हैं। कर्नाटक के मंजूनाथ राव का परिवार अभी इस हमले से सदमे से बाहर नहीं निकल पाया है, लेकिन मुख्यमंत्री सिद्धरामैया कहते हैं कि पाकिस्तान से युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध की जरूरत नहीं है, हमें अपनी सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। सीएम सिद्धरामैया की इस सलाह को पाकिस्तान ने हाथों हाथ लिया है, तो वे अब सफाई दे रहे हैं कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। नेता दरअसल यही करते हैं कि जब बयान कुछ गलत हो जाता है तो कहते हैं गलत तरीके से मीडिया ने पेश कर दिया। इसी तरह के बयान पिछले साल कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने दिया था कि पाकिस्तान बीजेपी के लिए दुश्मन देश हो सकता है। कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं मानती है। बीजेपी ने तब भी इससे राष्ट्र विरोधी बयान के लिए माना था और इसकी निंदा की थी। सुरक्षा पर सवाल उठाकर कांग्रेस पार्टी के सभी छोटे बड़े नेता बीजेपी को घेरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इसे फूल प्रूफ कैसे बनाया जाए, कैसे इसको फूल प्रूफ किया जाए। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि कोई भी देश कभी भी 100% फूल प्रूफ खुफिया जानकारी नहीं रख सकता, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास इजराइल का उदाहरण जीता जागता सामने है 2023 का। दुनिया में लोग इजराइल को सबसे चुस्त दुरुस्त खुफिया सेवा के लिए जानते हैं, लेकिन उसे भी 2 साल पहले भयानक आतंकी हमले का सामना करना पड़ा था। 1200 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। लेकिन कांग्रेस नेता उदित राज को शशि थरूर के बयान से दिक्कत है कि पार्टी लाइन के उलट उन्होंने ऐसे विचार क्यों रखे। उन्होंने सवाल किया है कि शशि थरूर कांग्रेस पार्टी में है या बीजेपी में। उदित राज ने शशि थरूर को सुपर बीजेपी मैन बनने का आरोप लगाया। बड़ा सवाल यह है कि पहलगाम हमला देश के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। पूरा मुल्क इस आतंकी हमले से आहत है। ऐसे मौके पर सोशल मीडिया पर अनर्गल बयानबाजी सिर्फ पाकिस्तान के एजेंडे को पुख्ता करती है। देश को इन बयानों से कोई फायदा नहीं होने वाला है। विपक्ष सरकार से सवाल कर सकता है, लेकिन सवाल के बदले अगर कोई देश की निष्ठा को कमजोर करता है तो ये कतई उचित नहीं माना जाएगा। तो सरकार से सवाल कीजिए, सिस्टम पर सवाल कीजिए, लेकिन अगर आप देश की निष्ठा से जुड़े हुए कोई इस तरह के बयान देते हैं तो जाहिर तौर पर आपकी निष्ठा पर प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर कहते हैं कि कोई भी देश कभी भी 100% फूल प्रूफ खुफिया जानकारी नहीं रख सकता। We've got the example of Israel, October 7th. The world's best intelligence services, according to everybody, were taken by surprise on October 7th just 2 years ago. And my own view very clearly is that it seems to me that just as the Israelis are waiting till the end of the war before they demand accountability and answers, similarly, we too should first see the present crisis through, and then definitely there should be an accounting. But I don't expect at any time now or in the future that any country will ever have 100% foolproof intelligence. Sometimes you succeed, sometimes you don't. तो खरी खरी और सही बात कही शशि थरूर ने, लेकिन यह बात कांग्रेस के दूसरे नेताओं को अखर गई। कांग्रेस नेता उदित राज ने शशि थरूर के बयान को लेकर कहा कि वे कांग्रेस में है या बीजेपी में है। पहलगाम के बारे में और दूसरे देशों की सुरक्षा के बारे में जो शशि थरूर जी ने कहा है, तो मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं, वो कांग्रेस पार्टी में है कि भारतीय जनता पार्टी में है? ठीक है, कांग्रेस पार्टी में है तो देश की बात नहीं कर सकते क्या? ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिलहाल इसका जवाब जो कांग्रेस के लोग हैं अभी आएंगे इस चर्चा में, उनसे पूछा जाएगा। कर्नाटक सीएम और कांग्रेस के नेता सिद्धरामैया का कहना है कि भारत को पाकिस्तान के साथ युद्ध की जरूरत ही नहीं है। ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಈ ಕ್ರಮಗಳು ತಗೋಬೇಕಷ್ಟೇ। ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಈ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು। ನಾವು ವಿದ್ಯುತ್ ಪರ ಇಲ್ಲ ನಾವು। और महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। तो जिन लोगों ने भारत पाकिस्तान जहाँ पे है वहीं पे करते रहते हैं। पहलगाम की जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी तो सरकार ने लेनी चाहिए। पहलगाम की जिम्मेदारी तो तुम्हारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? वो फेल्योर नहीं है, ये सरकार का फेल्योर नहीं है,
इस बारे में कोई बात नहीं करता। बात क्या करते हैं, तो उन्होंने हिंदू का पूछ कर मारा। अरे कोई टेररिस्ट को पूछने तक समय होता है क्या? उनके कान में जाके नजदीक जाके पूछेगा? ये सब जो बातें हैं बहुत सारे इसमें कंट्रोवर्शियल, कोई बोलता है ऐसा हुआ ही नहीं, कोई बोलते ऐसा हुआ है। ये प्लान करके मत करो। टेररिस्ट है, उसको कोई जात धर्म नहीं होता है। शर्म आनी चाहिए इस तरह के बयानों पर। जब आप तस्वीरें देख रहे हैं, 26 लोगों के घरों में मातम पसरा हुआ है और वो इस पूरे घटना को सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि कैसे आतंकवादी आए, कैसे उन्होंने कलमा पढ़वाया, कुछ लोगों से कपड़े तक उतरवा लिया, और उसकी तस्वीरें वायरल हैं सोशल मीडिया से लेकर तमाम मीडिया में आपने देखी होगी। और उसके बाद उसको डिफेंड करना किस मुंह से समझ नहीं आता है। फिलहाल बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का कहना है कि कांग्रेस देश का मनोबल गिराने का काम कर रही है। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जिस प्रकार का बयान दे रहे हैं, वो देश के आर्मी के, वो देश की जनता के और देश की सरकार के मनोबल को गिराने का प्रचंड प्रयास कर रहे हैं। किस प्रकार से पाकिस्तान का मनोबल बढ़े और किस प्रकार से भारत का मनोबल गिरे, सिद्धरमैया जी के बयान को देख लीजिए। सिद्धरमैया जी कोई छोटे नेता नहीं है कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, और वो कहते हैं कि युद्ध की आवश्यकता नहीं है, पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला नहीं होना चाहिए। क्यों? आप पाकिस्तान और आतंकियों के समर्थक क्यों बने हुए हैं? और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ एसएन सिंह बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। एसएन सिंह, स्वागत है आपका। संदीप त्रिपाठी, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है आपका। विनोद मिश्रा, हमारे कंसल्टिंग एडिटर, वो भी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका। और शुरुआत आपसे करना चाहेंगे कि क्या बीजेपी और सरकार का विरोध करते करते देश का विरोध कब होने लगता है, पाकिस्तान परस्त कब होने लग जाते हैं नेता? क्या यह बताने की जरूरत पड़ती है? क्या उसमें इतने बह जाते हैं, इतना भाव विभोर हो जाते हैं, भूल जाते हैं, या फिर यह सब जानबूझकर हो रहा है? कैसे देखते हैं इसको विनोद जी? लेकिन मैं किसी पार्टी का नाम तो नहीं लूंगा या पार्टी का ये नहीं बताऊंगा किसी नेता के बयान से, लेकिन सीधे सीधे बात तो है कि क्या कांग्रेस के कुछ नेता इस आतंकवादियों के लिए और पाकिस्तान के लिए कवर फायर नहीं कर रहे हैं? कवर फायर इसलिए भी कह रहा हूं कि ये जिस तरह के बयान आपने एमएलए का सुना, महाराष्ट्र के ये एमएलए हैं, वो किस तरह के हास्यास्पद और किस तरह के घिनौने और शर्मनाक बयान देके चले गए। उनको पता है कि जम्मू कश्मीर के वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने, वहाँ मेडिकल स्टाफ ने, मेडिकल डॉक्टर ने जो पोस्टमार्टम किया था, 20 ऐसे डेड बॉडी थे जिनके जीप खुले हुए थे। शर्म नहीं आती कम से कम इन चीज़ों को देखे, क्यों जीप खुली हुई थी उनकी? और ये आप इस तरह के बयान करते हैं, उनके परिवार वाले ऐसे इस हालत में अभी भी इस सदमे से उबड़े नहीं हैं। और कर्नाटक के मंजुनाथ राव को ये सिद्धारमैया भूल गए। उनके स्टेट में कौन स्टेट के, कम से कम 10 स्टेट के, ये अलग अलग स्टेट से आए हुए लोग हैं, और उसके दर्द से वहाँ के स्टेट के कम से कम लोग अभी भी आहत हैं। अपने परिवार के लोग, अपने घर के लोग, कोई गया है वहाँ घूमने, मासूम लोग थे, और इसकी सजा उसको इस तरह से दिया गया है, धर्म पूछ के, उनके जीप खुलवा के, उनको कलमा पढ़वा के। और इस बात के लिए भी आप कवर दे रहे हैं कि इसमें ऐसे हो गया, किसका ऐसे हो गया। ठीक है, विपक्ष का काम है, विपक्ष सवाल पूछ सकता है, लेकिन आप सवाल पूछने के लिए आप कम से कम पीड़ित परिवारों को तो इस तरह के चीज़ों के लिए मत अपमानित कीजिए। तो ये जो सवाल, मेरे पास शब्द नहीं है कि किस तरह से इन लोगों को जहन में आता है ये सवाल इस जंक्चर में, कि पूरा 140 करोड़ का देश एक रिजॉल्व लिया हुआ है कि इस बार इसका कोई फैसला होना है, पाकिस्तान को इसकी सजा मिलनी चाहिए। और इसके बीच में आप इस तरह के बयान देते हैं तो आप निश्चित रूप से आपके निष्ठा पे सवाल आएगा और आप भारत पे सवाल खड़ा करेंगे, यह भी माना जाएगा। ठीक बात है। संदीप त्रिपाठी, आप, मैं समझता हूं कि बहुत लंबे समय से कांग्रेस में भी रहे हैं, देश की सेवा करते रहे, अलग अलग माध्यमों से मैं यही कहूंगा समाज सेवा करते रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि इस तरह के बयानों की कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा कम से कम रोका जाना चाहिए, उसकी निंदा की जानी चाहिए? और आप जैसे जो नेता हैं, जो समर्पित भाव से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, आप लोग भी कम से कम इस लाइन को तो लेंगे ही और इस बात को भी कहेंगे कि इस तरह के जो बयान हैं उनका समर्थन नहीं किया जा सकता, पाकिस्तान परस्ती तो ना ही दिखाएं कम से कम। निखिल जी, जहां तक सिद्धरमैया जी के बयान की बात है, सिद्धरमैया जी ने अपना जो है
जिस बयान की बात कर रहे हैं उस पर उन्होंने सफाई दी। उन्होंने कहा कि मेरा कहने का मंतव्य सिर्फ इतना था कि हम ये अभी चाहते हैं कि अगर युद्ध जरूरी हो तो युद्ध होना चाहिए, युद्ध से कोई किसी मसले का हल नहीं होता है। तो ये उन्होंने अपने सफाई कह लीजिए या अपने मंतव्य में उन्होंने ये बात कही, पहली चीज। दूसरी चीज, एक बात आती है, अभी विनोद जी ने कहा कि विपक्ष को सवाल पूछना चाहिए और शर्म वगैरह की भी बात हो रही थी। बिल्कुल सर, शर्म तो हमें तब भी लगती है कि जब देश की सारी पार्टियों के लोग बैठे हों इतनी बड़ी दुर्दांत घटना के बाद और हमारे देश का प्रधानमंत्री सर बिहार में प्रचार कर रहा हो तो सर रोंगटे खड़े हो गए। घिन आती है सर ऐसी राजनीति, शर्म भी आती है। अच्छा, जो आपके एमएलए ने सवाल पूछा उस पर शर्म आई कि नहीं आई? प्रधानमंत्री नहीं आए मीटिंग में इसलिए आपको शर्म आ गई, लेकिन जो सवाल पूछा गया उस पर आई कि नहीं आई? निखिल जी वो देश के अगुआ है। जब हमारी पार्टी ने ये बात, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने ये कह दिया कि कांग्रेस पार्टी सरकार कोई भी कदम उठाती है, कोई भी हम आपके साथ हैं, तो सारी बातें खत्म हो जाती है। एक बात और सर, सवाल उठाने की बात आई है तो दो सवाल पर्सनली मेरे जहन में है सर। ये मैं कई चैनलों पर उठा चुका हूँ, आपका चैनल पर मौका नहीं मिला उस बीच। मैं सर ये जानना चाहता हूँ कि मोदी जी का दौरा 19 तारीख को था कश्मीर का, वो दौरा क्यों कैंसिल हुआ? आप नेशनल चैनल है, आप सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, मैं जानना चाहता हूं कि दौरा कैंसिल क्यों हुआ, क्या कारण था? क्या मोदी जी के पास मैं सरकार को कम से कम रिप्रेजेंट नहीं करता हूं, लेकिन ये जरूर है। मैं इसका जवाब देता हूं। लेकिन आपको जवाब देने के लिए दो लोग बैठे। नहीं, मैं इसका जवाब देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता तो देंगे। आप सुनिए, आप पीएम पे सवाल उठाए हैं दौरे पे, मैं इसका जवाब देता हूं। अरे आप सुन तो लीजिए, सवाल पूछा है, कुछ भी अनर्गल बयान करके आप चले जाते हैं, ऐसा मत कीजिए। मैं इसका जवाब देता हूं। अरे आप सुन तो लीजिए भाई, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल चाहिए। चलिए एक बार इसका सुन लीजिए। चलो एक सवाल आपने पीएम के दौरे को लिया, जब पूछा त्रिपाठी जी, मैं अनुरोध करूंगा कि उसका जवाब भी ले लीजिए। ऐसी गलत सूचना देके पब्लिक ब्रॉडकास्टर हैं हम लोग, इस तरह के कम से कम मत कीजिए। देखिए उस दिन जो है कश्मीर में, ये आप सोचिए कि 100 साल बाद कश्मीर का ये सपना पूरा होने वाला था कि कश्मीर एक बार लिंक जुड़ रहा था भारत के किसी भी कोने से रेल सेवा में। और आप जानिए कि दुनिया के इंजीनियरिंग का वो सबसे बड़ा चिनाब का पुल है। सुनिए, उसके उद्घाटन में जाने का पीएम का ये सबसे बड़ा अवसर था। सुनिए तो सही भाई साहब आप पहले। लेकिन ये जो खबर वहां पे जो मौसम का ये था कि आप देखिए जिस ट्रेन में वहां पे उद्घाटन करना था उस समय में वहां मौसम परमिट नहीं किया, और आप अनर्गल बात करके ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे प्राइम मिनिस्टर का दौरा, वहां के सिचुएशन जो भौगोलिक वहां पे है, बाधा है, उसको देख के किया जाता है। तो 19 तारीख को मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ये था कि वहां पे जबरदस्त बारिश होगी, तूफान होगी, और वो हुआ, और इसके कारण वो दौरा रद्द करना पड़ा। कानपुर का दौरा पीएम का रद्द करना पड़ा। अनर्गल आप लोग तर्क करते हैं, ये अनर्गल बात है। बाकी बीजेपी प्रवक्ता आपको जवाब देंगे। संदीप, मैं बीजेपी प्रवक्ता के पास आऊंगा। संदीप त्रिपाठी, नहीं, आप गलत सूचना देते हैं। देखिए मैं आपको हमेशा कहा, आप फेक न्यूज मत गढ़िए। फेक न्यूज गढ़ेंगे, हमारे पास इसका उत्तर था, मैंने बताया। दौरा कैंसिल, क्या उत्तर आप बता रहे हो? दौरा कैंसिल हुआ, पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है। संदीप त्रिपाठी जी सुनिए पहले, संदीप त्रिपाठी जी सुनिए, संदीप त्रिपाठी जी सुनिए, पूरा देश जानता है कि मौसम खराब होने की वजह से वो, ये पहली बार नहीं हुआ है। बहुत सारे नेताओं के दौरे मौसम खराब होने की वजह से नहीं होते। आप क्या कहना चाहते हैं इस पर, ये बताइए। ये बता देना कि आप क्या चाह रहे हैं, आप क्या बताना चाह रहे हैं कि पीएम क्यों नहीं गए? आप बताइए, आप बताइए। आपको जानकारी? बिल्कुल, हाँ बहुत बढ़िया आपने नहीं बढ़िया नहीं बताइए। मैं बिल्कुल बता रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि क्या मोदी जी के पास कोई खुफिया रिपोर्ट थी? नहीं, मैंने कहा क्या हुआ कि नहीं, आपके पास क्या जानकारी है? आप इधर उधर की बात ना करिए, आप इधर उधर की बात ना करिए, आपके पास क्या जानकारी है? अब इनका समझ समाप्त करिए भाई। जिस आदमी को कोई जानकारी नहीं हो, चलिए ठीक है, आपसे 2 सवाल। अब आप सुनिए, अब संदीप त्रिपाठी सुनिए इनकी। संदीप जी 2 सवाल पूछता हूँ। चिल्लाना बंद करिए, हाय तौबा मचाना बंद करिए, पाकिस्तान का साथ देना बंद करिए, खुलेआम पाकिस्तान का साथ देना बंद करिए चैनल पर। अब सुनिए हुआ क्या, देखिए 4 चीजों से आप इनकार नहीं कर सकते। एक घटना होती है, अरे आप शांत हो जाइए, सुन तो लीजिए। सुनेंगे, पूरा समय आपको दे दिया जाए। कैसे आदमी है? अरे सुनिए संदीप जी, संदीप जी आप जवाब लेंगे। एक घटना पहलगाम में घटती है, घटना के बाद सवाल उठाना लाजमी है, ठीक है, आप सवाल उठाइए।
सवाल के बाद आप क्या ये जानकारी आपको नहीं थी कि वहां पे जो जो घटनाएं हुई उसमें जो पीड़ित परिवार था? पहला सवाल जो कांग्रेस का आ रहा है, कांग्रेस के आबकारी मंत्री कह रहे हैं कि भैया वो धर्म नहीं पूछा गया, ये राजनीतिक मुद्दा है क्या? अगर ये घटना कल को कांग्रेस कहे कि वहां घटना ही नहीं घटी थी, वो तो लोग ऐसे ही मर गए थे, हवा तेज से आई और हवा में ही गोली थी, गोली लग गई और मर गए। कांग्रेस के लोग तो कुछ भी कह सकते हैं। सिद्धारमैया क्या मतलब प्रधानमंत्री हैं, देश के राष्ट्रपति हैं, रक्षा मंत्री हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, किस लिए बयान दे रहे हैं? एक घटना घटती है उस पर आप सवाल उठा सकते हैं, लेकिन बयानों की झड़ी तारतम्यता से देख लीजिए। पहला बयान आता है इनके रिश्तेदार रॉबर्ट वाड्रा जी का। क्या बयान आता है कि मुसलमानों के साथ ऐसा हुआ, इस नाते ऐसी घटना हुई, उनके पास क्या ठोस सबूत है? भैया आप बताइए, 26/11 की घटना जो हुई उसमें क्या कांग्रेस पार्टी मुसलमानों के साथ अन्याय कर रही थी? देश की आजादी के बाद 40,000 अप्रिय घटनाएं देश में घटी, क्या वो मुसलमानों पे अत्याचार के नाते घटी? एक सवाल का जवाब। दूसरा, अभी वो कहते हैं कि भाई उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो धर्म पूछे। तो जो पीड़ित परिवार है, क्या आप बताना चाहते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं? यही घटना 26/11 में AR अंतुले और दिग्विजय सिंह ने किया था और उसको लेकर UN में गए पाकिस्तान के लोगों ने कहा देखिए भारत के ही राजनीतिक पार्टियां और भारत का सत्ता दल कह रहा है कि भारत के लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, जो कांग्रेस आज गलती कर रही है। चौथी बात मैं कहूंगा कि भाई देश का हमने 2 प्रधानमंत्री खोए, प्रधानमंत्री आवास में ही प्रधानमंत्री की हत्या हो जाती है। खुफिया एजेंसी कहां थी? खुफिया एजेंसी होनी चाहिए ना। 26/11 की घटना हो जाती है, खुफिया एजेंसी होनी चाहिए ना। कभी बंगलोर में, कभी कर्नाटक में, कभी पश्चिम बंगाल में, कभी महाराष्ट्र में, दिल्ली में, जयपुर में रोज बम धमाके हो जाते थे, कहां खुफिया एजेंसी थी? आप सवाल संदीप जी उठाइए, लेकिन आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि आप सरकार के साथ हैं कि नहीं है। पहले दिन जब ऑल पार्टी मीटिंग होती है आपने कहा सरकार के साथ हैं, सभी एजेंसियां लिखती हैं, सभी अखबार लिखते हैं, टीवी चैनल दिखाता है 140 करोड़ भारतीयों के साथ भारत के सभी राजनीतिक दल भारत के प्रधानमंत्री के साथ हैं और भारत के प्रधानमंत्री जो भी निर्णय लेंगे हम उसका साथ देंगे। लेकिन उसके बाद देखिए किसका किसका बयान आता है? मणिशंकर अय्यर जी का बयान आ जाता है, उसके बाद प्रमोद तिवारी जी का बयान आ जाता है। सवाल आपसे बनता है कि आप भारत के साथ हैं कि नहीं है। आज आस्था का सवाल बनता है, आज विश्वास का सवाल है कि जो सैलानी है, जो पीड़ित परिवार है, 10 सेकंड और दीजिए। पीड़ित परिवार कह रहा है राजनीतिक पार्टियां नहीं, राजनीति करने के लिए 365 दिन है, साल भर आप कुछ भी राजनीति करिए। लेकिन पीड़ित परिवार कह रहा है कि कलमा पढ़ाने के लिए कहा गया कलमा पढ़िए, धर्म पूछा गया, धर्म पूछ के गोली मारा गया। तो आपसे सवाल यह है कि भैया इसमें क्या दिक्कत है? आपको अगर कोई हिंदू पूछ लिया, आपको क्यों दर्द हो रहा है? आप पाकिस्तान की मदद क्यों कर रहे हैं? और ऐसा हुआ है कि नहीं आप बता के संदीप जी जरूर जाइए कि कांग्रेस के लोग जो पीड़ित परिवार कह रहा है उसको मानने से इनकार क्यों कर रहे हैं, इसको आप बता के जरूर जाएंगे। जी, और इसके साथ ही साथ संदीप त्रिपाठी ये भी बताइएगा कि जो बात आप कह रहे हैं कि पहले से पता चल गया प्रधानमंत्री को, आपको पता है कि आपको भी कोट किया जाएगा पाकिस्तानी चैनलों पर, यही पाकिस्तान परस्ती है, वही ये बात वो कह रहे हैं और यही बात आप कह रहे हैं। ये तो बहुत छोटी बात है, ओछी बात है, कुछ भी कह देने वाली बात है। आप देखिए आपके तो कहने से पहले आप समझिएगा, एक मिनट एहसन जी, एक मिनट एहसन जी, संदीप जी सुनिए, संदीप जी सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी चीज बोलने से पहले बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कोई भी चीज बोलने से पहले आप समझ लीजिएगा, कोई भी चीज कहेंगे तो समझ लीजिएगा उसका अर्थ और निहितार्थ क्या होता है, उसका अर्थ और निहितार्थ क्या होगा, कहां से कहां तक उसको कोट किया जाएगा, ये बोलने से पहले सोच लीजिएगा। प्रयागराज चौराहे पे बोल रहे हैं आप प्रयागराज चौराहे पे बोल रहे हैं, राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता होकर और दूरदर्शन के जिम्मेदार चैनल पर ओछा बयान दे रहे हैं, छोटा बयान दे रहे हैं। एक मिनट बोलने दीजिए। देखिए सर, अभी आप ये कह रहे हो कि हमारे बयान को कोट किया जाएगा। सर एक बात मैं जानना चाहता हूं, ISI और पाकिस्तान सदैव इस देश में चाहता है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर इस देश में दंगे हों। ठीक है, उनके एजेंडे को भारतीय जनता पार्टी के दल ने क्यों बढ़ाते हैं सर? मैं सवाल ऐसे ना पूछो। तो ये सवाल तो आपसे भी पूछा जा सकता है। इस बात की कहां से गारंटी लेकर आए हैं? कौन सा कागज दिखाएंगे आप? मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन ये इस तरह के कंपैरिजन मत करिए फालतू के।
ना 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 इस तरह के कंपैरिजन मत करिए। अरे हिंदू आप ये कह रहे हैं हिंदू मुसलमान के दंगे कोई एक पर्टिकुलर पार्टी कर रही है, हिंदू मुसलमान कराने की बात कर रहे हैं। अरे सुनिए, देश के सभी इमाम, देश के सभी मौलाना, देश के सभी लोग कह रहे हैं कि देश का संविधान भी कहता है, इमाम भी कहता है और कुरान भी कहता है कि मुसलमान ईमान सहित देश के साथ खड़ा होता है। आप अपना स्टैंड क्लियर करिए। कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रही है कि वो देश के साथ खड़ी है कि नहीं, वो संविधान के साथ खड़ी है कि नहीं, वो राष्ट्र प्रेम के साथ खड़ी है कि नहीं। आप क्लियर ही नहीं कर पा रहे, आप बता ही नहीं पा रहे। देश के लाखों करोड़ों 140 करोड़ भारतीयों ने कहा हम भारत के साथ खड़े हैं और भारत के प्रधानमंत्री जो भी निर्णय लेंगे हम उसके साथ हैं। कांग्रेस नहीं तय कर पा रही है। अब कांग्रेस क्यों नहीं तय कर पा रही है तो कांग्रेस को बताना होगा, ये तो कांग्रेस को बताना होगा ना। 22 तारीख की घटना है, आज का तारीख है 29, 28। क्या किया आपने? क्या चाह क्या रहे हैं आप? चाह क्या रहे हैं? आपको कुछ दिख रहा है? आपको कुछ दिख रहा है? आपको कुछ दिख रहा है? आप सिद्धारमैया के बयान का समर्थन भी करते कि वो तो बेचारे शांति की बात कर रहे थे। यहाँ सिंधिकल समझौता रोक दिया गया है, पाकिस्तान जो है जार रो रहा है। आप कह रहे हैं क्या किया? आप केवल बीजेपी और प्रधानमंत्री का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगते हैं। इस बात को समझिएगा नहीं। क्या करना चाहिए निखिल जी, आप बताइए क्या करना चाहिए? संदीप जी आप बताइए क्या करना चाहिए और भारत सरकार क्या नहीं कर रही है? एक मना नहीं कर पा रहे हैं सर, अपने बयान को सर मैं माफी चाहूंगा आप लोगों के बीच में। मैं सिर्फ एक मिनट त्रिपाठी जी, एक मिनट सर, हम लोगों ने सुन लिया आपकी बात, तो आज एकदम गुंजयमान हो गई। आप हम लोग मान लिए सर, आपके पास तर्क होते हैं। सवाल ये है कि आप देखिए ये पार्टी की बात, तो मैं फिर ये पार्टी की बात कर रहे हैं तो मैंने इस पे जाता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आपके नेता से अच्छा स्टैंड तो आज की तारीख में असदुद्दीन ओवैसी की है। कम से कम इस फ्रंट पे तो वो भारत और भारत के एक नागरिक होने का वो जिम्मेदारी के साथ कह रहा है कि पाकिस्तान का जो ये रवैया है वो ISIS को भी एक तरह से शर्मिंदा करता है। ये ओवैसी कह रहे हैं। आप समझिए, कोशिश आप सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए। मीरवाइज उमर फारूक जो हुर्रियत लीडर है, सबसे बड़ा अलगाववादी नेता है, वो इस बात को कह रहा है, उस चर्चा में कह रहा है जुम्मे के दिन, और वो बता रहा है लोगों को कि ये शर्मनाक आतंकी हमला है। और आप लोग इसको कवर फायर कम से कम मत देने की कोशिश कीजिए। भारत का जो स्वाभिमान है देखिए उस पे आप चोट कर रहे हैं। आप लोग इस बात को कवर फायर आप दे रहे हैं, इस बात को समझिए। एसएन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। निखिल जी मैं संदीप जी से दो चीजें पूछना चाहूंगा, संदीप जी बता नहीं पाए। ये राजनीतिक पार्टी का मंच नहीं है। आज आप एक राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे बैठे, मैंने दो सवाल आपसे पूछा। भारत का कोई भी व्यक्ति अपनी तरफ से क्या बढ़ा चढ़ा के उसमें कह दिया, पीड़ित परिवार ने जो कहा वही एजेंसियां दिखाई, वही न्यूज चैनल दिखाया और उसी पे डिस्कशन हो रहा है। दूसरी बात मैं कहूंगा कि अब भी उनपे जो पीड़ित परिवार है उनपे कांग्रेस को क्यों नहीं भरोसा हो रहा है? क्यों आपको पाकिस्तान पे भरोसा हो रहा है? क्यों पाकिस्तान पे रोना आ रहा है? क्यों नहीं उन पे रोना आ रहा है जो हमारे लोग हैं, जो भारत के लोग मारे गए? इस चर्चा में चले जा रहे हैं पाकिस्तान। इसी बयानबाजी के नाते पहले भी भारत को खामियाजा उठाना पड़ा है, आपके ही बयानबाजी के नाते आगे भी उठाना पड़ेगा। आप अपना स्टैंड क्लियर करिए कि आप भारत के साथ हैं कि भारत के साथ नहीं है। 140 करोड़ भारतीय समय समाप्त हो गया है। आपके समय समाप्त हो गया है। कोई आवश्यकता नहीं। समय समाप्त हो गया है। एसएन सिंह जी आपका भी शुक्रिया, संदीप जी आपका भी शुक्रिया, विनोद मिश्रा आपका भी शुक्रिया। लेकिन यह बात समझने की जरूरत है कि जो बयान अभी संदीप त्रिपाठी दे रहे थे कि आखिर क्या प्राइम मिनिस्टर को पता था, आखिर यही बात तो पाकिस्तान भी कह रहा है। तो आपको ये बात बोलने से पहले जानना समझना चाहिए कि आप कह क्या रहे हैं। और अनर्गल बयान बिना किसी तर्क के, बिना किसी सबूत के, चूंकि सरकार का विरोध करना है, विरोध के नाम पे कुछ भी कह देना है, ये इससे बचिए। ये बेहद गंभीर विषय है। और अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं संदीप त्रिपाठी जी, तो अगली बार इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा दर्शकों। ब्रेक के बाद भी एक खबर हम आपको दिखाएंगे। अबे दे दूंगा पैसे यार, चिल। आज पैसे दे रहा? अच्छा बहु चाय, समोसा स्प्लिट करने से प्यार बढ़ता है और बिल स्प्लिट करने से दोस्ती। स्प्लिट करिए कोई भी पेमेंट, भीम, भारत का भरोसा, भारत का अपना पेमेंट ऐप।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात होगी जम्मू कश्मीर विधानसभा के विशेष सत्र के बारे में। जी बिल्कुल, विशेष सत्र बुलाया गया जम्मू कश्मीर विधानसभा का पहलगाम हमले के बाद। ये बेहद महत्वपूर्ण सत्र है। कश्मीर में आतंकवाद के खात्मे को लेकर लोगों में भी एक नया संकल्प लिया है और कश्मीर में लगातार पहलगाम हमले को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। तो इसी बीच पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर आज जम्मू कश्मीर विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है। सभी विधायकों ने 22 अप्रैल को बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले में मारे गए 26 लोगों को श्रद्धांजलि दी और उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा। केंद्र शासित प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और एनसी नेता सुरेंद्र चौधरी ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव में कहा गया कि ये सदन पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का पूर्ण समर्थन करता है। प्रस्ताव में कहा गया कि यह सदन 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर किए गए बर्बर और अमानवीय हमले पर गहरा दुख और पीड़ा व्यक्त करता है तथा इस जघन्य एवं कायराना कृत्य की स्पष्ट रूप से निंदा करता है। इस तरह के आतंकवादी कृत्य कश्मीरियत के चरित्र, हमारे संविधान में निहित मूल्यों और एकता, शांति और सद्भाव की भावना पर सीधा हमला है जो लंबे समय से जम्मू और कश्मीर तथा हमारे राष्ट्र की विशेषता रही है। प्रस्ताव में आगे यह भी कहा गया कि सदन पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ पूरी एकजुटता के साथ खड़ा है। हम उन लोगों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं जिन्हें अपूरणीय क्षति हुई है। विशेष बात है कि कश्मीर में आतंकवाद के खात्मे को लेकर सिर्फ सरकार ही नहीं, आम लोग भी एकजुट हुए हैं। जम्मू कश्मीर के आम लोगों ने आतंकवाद का विरोध करने का संकल्प लिया है। सिर्फ जम्मू इलाके में नहीं बल्कि कश्मीर घाटी में भी पहलगाम हमले को लेकर लोगों में जबरदस्त आक्रोश है, गुस्सा है। ऐसा शायद पहली बार हुआ होगा जब कश्मीर घाटी में किसी आतंकी घटना का ऐसा प्रबल विरोध हुआ है और इसको लेकर जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। और जम्मू कश्मीर सीएम उमर अब्दुल्ला ने विशेष सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि आतंकियों की इस कायराना हरकत से प्रदेश में शांति भंग हुई है। यहाँ के वजीर आला की हैसियत से, यहाँ की टूरिज्म के मिनिस्टर की हैसियत से मैंने इन लोगों को दावत दी थी यहाँ आने की। मेजबान होते हुए मेरी जिम्मेदारी थी कि सही सलामत मैं इन्हें यहां से वापस भेजूं। नहीं भेज पाया। और माफी मांगने के अल्फाज नहीं थे। क्या कहता हूं उनको, उन छोटे बच्चों को जिन्होंने अपने वालिद को खून में लपेटा हुआ देखा, उस नेवी अफसर की विधवा को जिनको शादी हुए ही चंद दिन हुए थे। और इस पूरी और क्या कुछ बीजेपी के नेता सुनील शर्मा ने कहा, आइए उनको भी सुनते हैं। बीजेपी सांसद। आज चूंकि स्पेशल सेशन था, एक दिन का सेशन था और इसमें जो ओबिचुरी रेफरेंसेस और रेजोल्यूशन को पास करना था, हालांकि अच्छी शब्दावली थी रेजोल्यूशन में, पाकिस्तान शब्द को इस रेजोल्यूशन में इंसर्ट करके एक मैसेज दिया जाए जिसमें पवन गुप्ता जी हमारे जो सदस्य थे उन्होंने भी रेज किया और मैंने भी एंडोर्स किया। रेस्ट बाकी जो रेजोल्यूशन था अच्छा था। जम्मू कश्मीर की सारी जनता, विधानसभा एकजुट होकर भारत के साथ खड़ा होकर एक संदेश देना चाहती थी कि भारत एकजुट है, जम्मू कश्मीर की विधानसभा भारत के साथ है।
तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा में यह विशेष सत्र रहा जहां सदस्यों ने एक सुर से, एक मत से यह प्रस्ताव पारित किया कि पूरा देश जो है इस पूरी घटना में एक साथ खड़ा हुआ है और भारत सरकार के साथ खड़ा है। जो भी सरकार कदम उठाएगी उसका समर्थन करता है और इसके साथ ही साथ जो पीड़ित परिवार हैं उनके साथ भी जम्मू कश्मीर का हर एक व्यक्ति खड़ा है, नागरिक खड़ा है, देश का नागरिक खड़ा है। तो इस वक्त में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।